नमस्कार मित्रों, मैं हूं शिवम सिंह और स्वागत है आप सभी का लर्न अबाउट एजुकेशनल हब के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। प्यारे मित्रों, साथियों, आगे अनुजा जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं उनको स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि ह्यूमन रिजर्वेशन बिल 2023 आया है, महिला आरक्षण बिल के बारे में क्या है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें लिखी गई हैं जिसको जानना हमारे लिए और आपके लिए आवश्यक है, उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि महिला आरक्षण से संबंधित जो विधेयक है वो क्या है, महिला आरक्षण का इतिहास क्या क्या रहा है, उसकी वर्तमान स्थिति क्या क्या है, महिला आरक्षण के पक्ष में क्या तर्क होनी चाहिए और उसके विपक्ष में क्या तर्क होनी चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से हम ये बात आपसे करने की बात कर रहे हैं। जो महिला आरक्षण जो बिल आया है, इस बिल में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में जो 33% कोटा फिक्स किया गया है कि महिलाओं के लिए 33% यानी 1/3 सीट क्या होगा, महिलाओं के लिए आरक्षण कर दिया गया है। यानी महिलाओं के लिए जो आरक्षण की बात कही गई है, ये लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% सीटों का आरक्षण कर दी गई है। उसके साथ साथ ही जो SC और ST के हैं उनको भी जो ये 1/3 है, 33% का 1/3, ठीक है, वो SC और ST के महिलाओं के लिए भी शामिल की गई है। यहाँ तक ये बात कही गई है। और ये जो महिलाओं का रिजर्वेशन बिल है, ये रोटेशन के बेस पे आवंटित किया जाएगा, यानी रोटेशनल वे पे अलॉटमेंट किया जाएगा। बात करें इसके थोड़ा सा, अगर सबसे पहले कि क्या ये आरक्षण बिल क्या 2023 में ही आने की बात कही गई या इससे पहले भी इसके प्रयास किए गए थे। मैं बता दूं आपको कि 2010 में राज्यसभा में क्या हुआ था, ये बिल पेश हुआ था, वहाँ बिल ये पास भी हो चुका था, लेकिन लोकसभा में ये बिल पास नहीं हो पाया। उसका कुछ और मैकेनिज्म थे जिसकी वजह से नहीं हो पाया और उस समय ये बिल क्या हुआ, रुक गया। अगर कुछ इतिहास के पन्नों को अगर खंगालें तो हम देखेंगे क्या महिलाओं के आरक्षण की बात या महिलाओं के सशक्तिकरण की बात या महिलाओं के पक्ष में अगर कोई बात कही जाती है, उनके तर्क में बात कही जाती है, तो अगर बात करते हैं 1931 में सरोजिनी नायडू के द्वारा पहली बार ये कहा गया कि महिलाओं को भी राजनीतिक क्षेत्र में चल के उभरना चाहिए, उस क्षेत्र में भी अपनी और कह सकते हैं कि अपना योगदान देना चाहिए। लेकिन अगर फिर देखें सरोजिनी नायडू के बाद संविधान सभाओं में ये बात फिर कही गई कि संविधान सभाओं में ये बात बार बार उठी, क्या महिलाओं के आरक्षण देना चाहिए। जब महिलाओं की इस बहुत सारे बहस हुई और उसमें बात ये कही गई, अगर महिलाओं को एक साथ रिजर्वेशन दे दिया जाए, ठीक है, तो क्या इक्वलिटी ऑफ राइट हो पाएगा? क्या जिसको इक्वलिटी ऑफ राइट जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के आर्टिकल 14 में जो बात कही गई है, क्या वो संपूर्ण हो पाएगी? यदि नहीं हो पाएगी तो क्यों नहीं हो पाएगी? ये बात चलती रही, इस प्रकार से महिलाओं को आरक्षण की बात नहीं कही गई। फिर बात करते हैं 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन जो 1992 ईस्वी में हुआ, ठीक है। उसमें क्या हुआ था कि पंचायती राज सभा में महिलाओं को 33% आरक्षण दे दिया गया। वहीं बात करें अर्बन लोकल बॉडीज में भी महिलाओं को 1/3 रिजर्वेशन की बात कही गई और वहाँ पे पहली बार जो राजनीतिक दल हैं, जो पंचायतों की बात हो रही थी, चाहे अर्बन लोकल बॉडीज में बात हो रही थी, वहाँ पे 33% आरक्षण की बात कर दी गई। लेकिन क्या जो उसके अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, पंचायती राज और अर्बन लोकल क्या बात करें बॉडी के, तो वहाँ पे जो अध्यक्ष के पद हैं वहाँ पे भी महिलाओं के आरक्षण की बात लागू कर दी है और यहाँ तक कि SC ST को भी वहाँ पे ये सारी बातें कही हैं। अगर कई राज्यों में महिलाओं के आरक्षण पे बात करें तो सबसे पहले बिहार जो राज्य है आपका, ठीक है, उत्तर प्रदेश से सटे जो राज्य हैं, बिहार में 50% महिलाओं को आरक्षण की बात दे दी गई। उसके साथ साथ कई राज्य ऐसे भी हैं जो महिलाओं के आरक्षण पे विशेष प्रावधान किए हैं, जैसे महाराष्ट्र हो गया आपका, आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है, झारखंड हो गया, केरल हो गया।
और यही बात 2010 में जब ये राज्यसभा में पेश हो गया था बिल, उसके बाद विफल हो गया। ये उस समय की कुछ हिस्ट्री यानी इतिहास के पन्नों को हम देख चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या वर्तमान स्थिति में महिलाओं की स्थिति कैसी है। अगर लोकसभा में बात करें तो 543 सीटों में, ठीक है, 15% के आसपास ही जो सीटें हैं वो महिलाओं के पास है, यानी 78 यानी 78 सांसद ऐसे हैं जो महिलाएं हैं। वहीं राज्यसभा में 40% के आसपास में महिलाएं हैं, और राज्य विधानसभाओं में 10% से कम जो कम की सीटें हैं वहाँ पे हैं आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है। उसके साथ साथ अगर बात करें झारखंड, उड़ीसा में भी 10% से कम महिलाएं अक्षर वाली हैं। ये शो करता है कि राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं का जो भागीदारी है वो बहुत निम्न है, और ये अच्छी बात नहीं हो सकती है। जब महिलाओं के आरक्षण की बात होती है, रिजर्वेशन की बात होती है, तो ये महिलाओं के हित की बात करती है। और जब महिलाओं की हित यानी उसका कोई लीडरशिप आगे बढ़ने की बात कही जाएगी, तो जाहिर सी बात है महिलाओं को भी आगे बढ़ने का वर्चस्व मिलेगा। और महिलाएं आगे चल के लीडरशिप करेंगी तो जो अन्य महिलाएं हैं वो अपनी बात बड़ी ही स्वतंत्र पूर्वक से अपनी लीडर को, यानी अपनी महिला जो सांसद होंगे चाहे विधायक होंगे, उनको अपनी बात बता सकेंगे। जो बात, ठीक है, बड़े लेवल पे लोकसभा में और राज्यसभा में बात रखी जा सकती है या विधानसभाओं में बात रखी जा सकती है, जिससे उनके वर्चस्व की बात और होने लगेगी। या जो नीतियों का निर्धारण होगा, उस नीतियों के निर्धारण में महिलाओं का जब वर्चस्व बढ़ेगा तो हो सकता है कि जो नीति बनते हैं उसमें महिलाओं का जो विशेष अधिकार है वो अधिकार और पूर्ण रूप से उनको मिलना स्टार्ट हो जाए। ये ऐसी बातें कही जा रही हैं। अगर वहीं देखें, जब 1952 में पहली बार चुनाव हुए, तब पहली बार जो लोकसभा में ओनली 5% महिलाएं यानी सांसद बने, जिसमें 24 महिलाएं सांसद बनी थी, ठीक है। अगर विश्व स्तर पे देखें तो जो महिलाओं का वर्चस्व है राजनीतिक फील्ड में वो 24% है, और 24%, और इंडिया में अगर बात करें तो 15% से अधिक नहीं। यानी वैश्विक स्तर पे भी भारत में महिलाओं का जो योगदान है चुनाव में वो बहुत ही निम्न है। ये जाहिर करता है कि महिलाएं चुनाव के क्षेत्र में, या ये कहें कि राजनीतिक क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ रही हैं। एक बहुत ही बुरी बात है। यहाँ कहें कि उस क्षेत्र में भी उनको योगदान देना चाहिए। इसलिए ये महिला आरक्षण बिल 2023 लाया गया हमारे सामने। क्या ये बात क्लियर है? वहीं बात करें कि महिलाओं का जैसे ही वर्चस्व हमारे क्षेत्र में बढ़ेगा, उससे ये जाहिर हो पाएगा कि हम महिलाओं के हित की बात, उनकी नीतियों के निर्धारण में उनकी जो समस्याएं हैं उस समस्याओं का समाधान भी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। जो उनके लोकल एरिया की जो बात है, चाहे जो क्षेत्र की बात है, चाहे रीजनल बेस पे बात करें, जो महिलाओं की बात कही जाएगी उनको एक सही रूप में हम अगर लोकसभा में, राज्य विधानसभाओं में बात रखेंगे तो क्या उस बात पे जब बिल पेश होगा, चाहे जब उसके हितों की बात होगी, तो वो हित सही रूप में उन महिलाओं को मिल पाएगा। वहीं अगर इसके कुछ पक्ष में अगर बात करें तो पक्ष में बात करने के लिए हम देख सकते हैं कि सकारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता हो सकती है। जैसे जो पितृसत्तात्मक राजनीतिक है वो हटेगा, और उससे महिलाओं की जब भागीदारी बढ़ेगी तो वो जो पितृसत्तात्मक राजनीतिक है वो थोड़ा सा पीछे होगा। उससे महिलाओं की और सकारात्मक कार्रवाई करने की उनके वर्चस्व बढ़ेगी, मजबूती का निर्माण होगा, ठीक है। उनके साथ जरूरी मुद्दों पे बातचीत होगी जो महिलाएं आज बातचीत नहीं करती हैं। अगर उनका लीडर कोई होगा तो वो अपनी बात बड़े ही वर्चस्व के साथ, बड़ी ही दिलचस्पी के साथ अपनी बात उनको रखने का प्रयास करेंगे। अगर ये बात उन तक पहुंचती है तो ये बहुत अच्छी बात है। वहीं बात करें पंचायत में सामाजिक जो मिथक है वो भी टूटे, वहीं सार्वजनिक जो संपत्ति है उसमें संवेदनशीलताएँ आए, ये बात कही गई।
राष्ट्रीय समस्या में महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं, जो कार्य बल है उसमें भी कमी है, और निम्न पोषण स्तर पे भी देखें तो महिलाओं का वर्चस्व धीरे धीरे ये पक्ष में ये बात कही जा सकती है। वहीं नीतियों के निर्धारण में भी महिलाओं का वर्चस्व भागीदारी बढ़ेगी तो एक सांकेतिक बदलाव की आवश्यकता पड़ सकती है। अगर यहीं विपक्ष में बात करें तो संविधान के निहित जो समानता का अधिकार है वो हनन हो जाएगा। अगर महिलाओं की बात करते हैं तो उसकी योग्यता, जो उसकी कैपेबिलिटी है, उस पर एक सवाल उठने की बात कही जाएगी। ये इसके कुछ विपक्ष में बात कर सकते हैं। ये संविधान में कोई जात सूचक नहीं है। उसके आर्थिक भागीदारी, अवसर, शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका के बारे में अगर थोड़ा सा देखेंगे तो उसके गलत प्रभाव हो सकते हैं। ये रही रिजर्वेशन बिल के बारे में 2023 के। और भी इसके जो भी अपडेट होंगे मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से और बताने की कोशिश करेंगे। क्या अगर ये बात आपको समझ में आए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक बने रहिए हमारे चैनल पे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।